नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर दिन हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस करते हैं। कभी 100, कभी 1000, कभी 2000। तो ऐसे करके हमने अब तक 20,000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर डिस्कस किया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट और भी जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाएं हैं, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तमस उपन्यास की भाषा कौन सी है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो तमस उपन्यास की भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप वाली भाषा जो है ये तमस उपन्यास के अंतर्गत आती है। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तमस किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है और इसके लेखक का नाम है भीष्म साहनी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं भीष्म साहनी। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा है? तो राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ग्रामीण जीवन। तो राग दरबारी में ग्रामीण जीवन का उल्लेख है या ग्रामीण जीवन की समीक्षा की गई है। इस उपन्यास में एक गांव का नाम है जिसका नाम है शिवपालगंज। इसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के अराजकता है, लोग परेशान हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, सामाजिक आर्थिक तौर पर किस प्रकार से जो है लोगों के साथ भेदभाव है, ये बताया गया है। इस उपन्यास में एक पात्र है जिसका नाम है वैद्य जी। ये जो है गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है। जो भी अधिकार है वो इस व्यक्ति के पास है। तो ये दिखाया गया है इस उपन्यास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहले आता है लाला मदन मोहन, फिर ब्रज किशोर, फिर मुंशी चुन्नीलाल और फिर मास्टर शंभू दयाल। तो ये सभी जो हैं ये परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। और यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि परीक्षा गुरु किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है और इसके लेखक का नाम है लाला श्रीनिवास दास। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो लाला श्रीनिवास दास जो है इसके लेखक हैं। और सबसे ज़्यादा आवश्यक है इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों के नाम। तो सबसे पहले आता है लाला मदन मोहन, फिर ब्रज किशोर, फिर मुंशी चुन्नीलाल और फिर मास्टर शंभू दयाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? तो अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मानस का हंस। तो ये जो है अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञा ने अपने उपन्यासों में किसका चित्रण किया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो अज्ञा ने अपने उपन्यासों में किसका चित्रण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दमित भावनाओं का। तो अज्ञा ने अपने उपन्यासों में दमित भावनाओं का चित्रण किया है। राग दरबारी में किस गांव का उल्लेख हुआ है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो राग दरबारी में
किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिवपालगंज। और राग दरबारी उपन्यास में जो है इनके पात्रों के नाम बहुत प्रसिद्ध हुए थे और परीक्षा में कई बार जो है पूछा जाता है। तो बहुत सारे पात्र हैं, उनमें से कुछ पात्रों के नाम जानना आवश्यक है। जैसे पहले आता है वैद्य, वैद्य सबसे पहले आता है। इसके बाद बद्री पहलवान, बद्री पहलवान उसके बाद आता है। फिर रुपन बाबू जो कई बार फेल हो चुका है परीक्षा में। इसके बाद शनिचर एक और महत्वपूर्ण पात्र है इस उपन्यास में। प्रिंसिपल, तो ऐसे कई सारे पात्र हैं राग दरबारी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस का हंस उपन्यास की किस की भाषा क्या है? तो मानस का हंस उपन्यास की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यथार्थपरक, पात्रानुकूल, देश काल की स्थिति के अनुकूल। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। यथार्थपरक, पात्रानुकूल और देश काल की स्थिति के अनुकूल। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मन्नू भंडारी। आपका बंटी मन्नू भंडारी की बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और अत्यंत ही हृदयस्पर्शी उपन्यास मानी जाती है। इसमें ये बताया गया है किस प्रकार से जो है एक छोटा बच्चा जिसका नाम है बंटी, वो अपने माता पिता के साथ रहना चाहता है, परंतु उसके माता पिता जो है अब एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। उसके पिता जो हैं वो दूसरी शादी कर चुके हैं और उसकी माता भी स्वतंत्र है, परंतु जो बंटी है वो किस प्रकार से जो है मनोवैज्ञानिकता के तौर पर अकेला रह जाता है। वो किसी के साथ अपने भावनाओं को बांट नहीं सकता, बातचीत नहीं कर सकता। वो हमेशा अकेला अकेला रहता है, दुखी दुखी रहता है और फिर किस प्रकार से जो है उसके दिमाग में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, ये बताया गया है इस उपन्यास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास के केंद्र में कौन है? तो जिंदगी नामा उपन्यास के केंद्र में कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शाहजी परिवार। और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है जिंदगी नामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सलीम जो है ये प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्मभूमि। तो सलीम जो है ये कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मुंशी प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं वो हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुए थे और उन उपन्यासों में जो पात्रों के नाम उल्लेख किए गए हैं वो भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे गोबर, धनिया, जालपा, रमानाथ, होरी, तो ये सभी जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध पात्र हैं। तो इनसे जुड़े प्रश्न जो है पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि सलीम जो है ये कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो नीचे जो है मुंशी प्रेमचंद के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी प्रेमाश्रम, फिर कायाकल्प, फिर गबन और फिर गोदान। तो ये प्रश्न हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी प्रेमाश्रम, फिर कायाकल्प, फिर गबन और फिर गोदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार जो प्रकाशित हुई थी वो है कंकाल, फिर तितली, फिर सुनीता और फिर त्यागपत्र। तो सबसे पहले कंकाल, फिर तितली, फिर सुनीता और फिर त्यागपत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है?
तो इस क्रम के अनुसार कौन सा उपन्यास सबसे पहले प्रकाशित हुआ था ये बताना है। तो सबसे पहले अप्सरा उपन्यास, फिर अलका, फिर प्रभावती और फिर निरुपमा। तो सबसे पहले अप्सरा, फिर अलका, फिर प्रभावती और फिर निरुपमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, तो इनको सही तरीके से जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है प्रकाशित हुई थी बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके बाद चारु चंद्रलेख, फिर पुनर्नरवा और फिर अनाम दास का पोथा। तो सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर चारु चंद्रलेख, फिर पुनर्नरवा और फिर अनाम दास का पोथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी माँ, फिर गोदान, फिर वैशाली की नगरवधू और फिर मृगयनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी गोदान, फिर झूठा सच, फिर आपका बंटी और फिर तमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले इस क्रम के अनुसार जो प्रकाशित हुई थी वो है शेखर एक जीवनी, फिर मैला आंचल, फिर धरती धन ना अपना और फिर जिंदगी नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवदास किसके शिष्य थे। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ध्रुवदास किसके शिष्य थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वामी हित हरिवंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसखान ने किस ग्रंथ में अपने को शाही खानदान का बताया है। तो रसखान ने किस ग्रंथ में अपने को शाही खानदान का बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रेम वाटिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिकाल के उदय को किसने बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो भक्तिकाल के उदय को किसने बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया बताया है। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भीजत कब देखो इन नैना पंक्ति किस भक्तिकालीन कवि की मानी जाती है। तो यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, भीजत कब देखो इन नैना। तो ये जो है किस भक्तिकालीन कवि की मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री भट्ट। तो ये श्री भट्ट की अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु कौन भक्तिकालीन कवि थे। तो ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु कौन भक्तिकालीन कवि थे। तो इसका सही उत्तर होगा हरिराम व्यास। तो हरिराम व्यास जो हैं ये मधुकर शाह के राजगुरु या राजगुरु कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन रे परसी हरि के चरण पंक्ति किसकी है। तो मन रे परसी हरि के चरण पंक्ति किसकी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मीराबाई। तो ये मीराबाई की अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीरा के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीरा के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4। तो यहाँ पे आपको उपासना पद्धति बतानी है विभिन्न प्रकार के भक्तिकालीन कवियों के। तो सबसे पहले आते हैं मीराबाई। तो मीराबाई
की उपासना पद्धति क्या है? तो इनकी मानी जाती है माधुर्य भाव। फिर सूरदास, तो सूरदास की उपासना पद्धति क्या है? तो इनकी उपासना पद्धति है साक्ष्य भाव। और फिर तुलसीदास, तो तुलसीदास की उपासना पद्धति है दास्य भाव। परंतु ये भी जानना आवश्यक है कि सूरदास साक्ष्य भाव से पहले दास्य भाव को महत्व देते थे, परंतु जब उनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई फिर उन्होंने साक्ष्य भाव को अपना लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, किसकी पंक्ति और कौन सा छंद है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, ये पंक्ति जो है ये नंददास की है और ये छप्पय छंद के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्ति चोज अनुप्रास बरन स्थिति अति भारी नामक पद भक्तमाल के किनके लिए लिखा गया है? तो ये पद जो है ये भक्तमाल में किनके लिए लिखा गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। उक्ति चोज अनुप्रास बरन स्थिति अति भारी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका, ये लिखा गया है सूरदास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने अपनी वंश परंपरा से संबंधित पद किस ग्रंथ में दिया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सूरदास ने अपनी वंश परंपरा से संबंधित पद किस ग्रंथ में दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है? तो ये कथन किसका है कि मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं, ऐसा किस आलोचक ने कहा है? तो फिर से पढ़ते हैं। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं, तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रेमचंद ने उन्हें पत्र लिखकर की थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास की प्रशंसा जो है मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें पत्र लिख कर की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कंकाल। तो कंकाल उपन्यास की प्रशंसा जो है मुंशी प्रेमचंद ने जयशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरकोट, बंजरिया और धामपुर नामक गांव जो है ये किस उपन्यास के अंतर्गत आते हैं? तो शेरकोट, बंजरिया और धामपुर नामक गांव जो है ये किस उपन्यास के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तितली। कला कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रिय तथा आदर्श को समन्वित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। कला कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रेय तथा आदर्श को समन्वित करने वाली प्रभावोत्पाद अभिव्यक्ति है, तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू गुलाब राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू गुलाब राय ने, और इसका समय है 1938। तो 1938 को हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास लिखा गया था और इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गांधीवाद, समाजवाद और साम्यवाद नामक निबंध किसने लिखा है? तो गांधीवाद, समाजवाद और साम्यवाद नामक निबंध किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू गुलाब राय। वह साहित्य राहगीरों के समय काटने का कुल्हाड़ा मात्र ना हो, किंतु समय का पथ प्रदर्शक राहगीर भी हो सके। तो यह कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। वह राहगीरों के समय काटने का कुल्हाड़ा मात्र ना हो, किंतु समय का पथ प्रदर्शक राहगीर भी हो सके। तो ये लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञा ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाण भट्ट कहा है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाण भट्ट कहा है? तो वो है अज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे बड़ा विद्रोह यह है कि हम कला को जीवन से विमुख नहीं होने देना चाहते। यह नहीं हो सकता कि जीवन जलता रहे और कला बांसुरी बजाती रहे। तो यह कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। हमारा सबसे बड़ा विद्रोह यह है कि हम कला को जीवन से विमुख नहीं होने देना चाहते। यह नहीं हो सकता कि जीवन जलता रहे और कला बांसुरी बजाती रहे। तो यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी का। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात नहीं की गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। यह कथन किसका है? तो यह लिखा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात नहीं की गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अपनी जीवनी ऋषि जैमिनी बरुआ को बोलकर लिखाई है? तो किसने अपनी जीवनी ऋषि जैमिनी बरुआ को बोलकर लिखाई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री जयशंकर प्रसाद अक्षर हैं, यह कथन किसका है? तो यह लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। संघर्ष सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिए जीवन का एक सजीव पहलू है। यह कथन किसका है? तो संघर्ष सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिए जीवन का एक सजीव पहलू है। तो यह लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। स्वभाषा प्रेम, स्वदेश प्रेम और स्वावलंबन आदि ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह लिखा है रामजी लाल शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हिंदी भाषा से जुड़े अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन हैं जो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने कहा है। तो इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है हिंदी किसी के मिटाने से मिट नहीं सकती। ये कथन किसका है? तो हिंदी किसी के मिटाने से मिट नहीं सकती। तो ये कहा है चंद्रवली पांडेय ने। इसके बाद खड़ी बोली का एक रूपांतर उर्दू है। ये कथन किसका है? तो खड़ी बोली का एक रूपांतर उर्दू है। तो ये लिखा है बद्रीनाथ भट्ट। हमारी भारत भारती की शैशवावस्था का रूप ब्राह्मी या देववाणी है। उसकी किशोरावस्था वैदिक भाषा और संस्कृति, उसकी यौवनावस्था की सुंदर मनोहर छटा है। ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। हमारी भारत भारती की शैशवावस्था का रूप ब्राह्मी या देववाणी है। उसकी किशोरावस्था वैदिक भाषा और संस्कृति, उसकी
यौवनावस्था की सुंदर मनोहर छटा है। तो ये लिखा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा हिंदी ही है और इसमें तद्भव शब्द सभी भाषाओं से अधिक है। तो ये कथन किसका है? तो ये कहा है विम्स साहब ने। तो फिर से पढ़ते हैं। आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा हिंदी ही है और इसमें तद्भव शब्द सभी भाषाओं से अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की उन्नति का पता मुद्रणालयों से भी लग सकता है। ये कथन किसका है? तो ये लिखा है गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक मातृभाषा की उन्नति नहीं होगी तब तक संगीत की उन्नति नहीं हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। जब तक मातृभाषा की उन्नति नहीं होगी तब तक संगीत की उन्नति नहीं हो सकती है। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विष्णु दिगंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार बंगाल भाषा के द्वारा बंगाल में एकता का पौधा प्रफुल्लित हुआ, उसी प्रकार हिंदी भाषा के साधारण भाषा होने से समस्त भारतभाषियों में एक तरु की कलियां अवश्य ही खिलेगी। तो ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। जिस प्रकार बांग्ला भाषा के द्वारा बंगाल में एकता का पौधा प्रफुल्लित हुआ, उसी प्रकार हिंदी भाषा के साधारण भाषा होने से समस्त भारतवासियों में एकता तरु की कलियां अवश्य ही खिलेंगी। तो ये कथन किसका है? तो ये लिखा है शारदा चरण मित्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा को लेकर विदेशी लोगों का अनुकरण ना किया जाए। ये कथन किसका है? तो भाषा को लेकर विदेशी लोगों का अनुकरण ना किया जाए। तो ये कथन किसका है? तो ये लिखा है भीमसेन शर्मा ने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने 50 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए, जिसमें हमने वन लाइनर भी डिस्कस किए, MCQ भी डिस्कस किए और जो विभिन्न प्रकार के कथन हैं हिंदी भाषा से जुड़े वो भी हमने डिस्कस किए। और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है, तो ये हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा क्लास तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।